बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपको लाहौर से देते हैं, जहां पर आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है। जी हां, रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर कत्ल किया है। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार शूटर वो आमिर सरफराज उर्फ तांबा के घर में दाखिल हुए, 4 गोलियां मारी, 2 गोलियां सीने में लगीं, जिससे वो जख्मों की ताब ना ला सके और उनकी जान चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आमिर सरफराज तांबा कौन है और हिंदुस्तान रिपोर्टेडली उसे क्यों मरवाएगा। आमिर सरफराज तांबा असल में मुबैना तौर पर मुलव्वस था सरबजीत सिंह के कत्ल में। सरबजीत सिंह अब कौन था? सरबजीत सिंह एक हिंदुस्तानी जासूस था जो पाकिस्तान में 20 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में था और जेल काट रहा था कोट लखपत जेल लाहौर के अंदर। और फिर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा कि आमिर सरफराज उर्फ तांबा और उसके एक साथी ने मिलकर सरबजीत सिंह को जेल में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। वो मुकदमा चला क्योंकि आमिर सरफराज पहले ही जेल में था और किसी और जुर्म के अंदर जेल काट रहा था। उस पर मुकदमा नया बना और मुकदमा चला, लेकिन आखिरकार अदालत ने आज से तकरीबन 6 साल पहले, ये वाक़या मेरे ख्याल 2013 के इर्द गिर्द का है कत्ल का, और फिर आज से 6 साल पहले अदालत ने, पाकिस्तानी अदालत ने इसको बरी कर दिया, ये कह के कि इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिली कि इसने सरबजीत सिंह को कत्ल किया है। अब लेकिन हिंदुस्तान तो जाहिर है इसी को कातिल समझता था, सरबजीत सिंह का, और ये बहुत पॉपुलर हुआ था सरबजीत सिंह का ये केस। हिंदुस्तान ने इसके ऊपर एक मशहूर फिल्म भी बनाई थी बॉलीवुड की, सरबजीत सिंह के कत्ल पर उसकी बहन का रोल जो दिया था, वो बहुत ही एक तगड़ी उन्होंने उसकी पिक्चराइजेशन की थी पूरे मामले की। बहरहाल अब इसको रिपोर्टेडली हिंदुस्तान के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि आपको याद होगा, आपसे हफ्ता डेढ़ हफ्ते पहले गार्डियन ने एक स्टोरी रन की थी कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसकर, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में घुसकर कत्ल किया है। ये सवाल जब पूछा गया हिंदुस्तानी वजीर दिफा से, तो उन्होंने इनकार करने की बजाय, डिप्लोमेटिक जवाब देने की बजाय कहा था कि किया है, दोबारा भी करेंगे और हम इसकी ताकत भी रखते हैं, और जब जब हमें लगेगा हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिसको दिल करेगा वो कत्ल करेंगे। मीन उन्होंने कहा था दहशतगर्द और फलाफला, मतलब कि जिसको भी वो दहशतगर्द मानेंगे फिर उसको कत्ल करेंगे। अब पहले भी 20 पाकिस्तानी कत्ल हो चुके हैं और उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। फिर जब हिंदुस्तानी वजीर दफा ने यह बयान जारी किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक हल्की आंच पे पका हुआ बयान जारी किया। कुछ उसके अंदर नहीं था खास, किसी किस्म की रिटेलिएशन नहीं थी, रिस्पॉन्स नहीं था, और हिंदुस्तान ने डबल डाउन किया है। और अब रिपोर्टेडली आमिर सरफराज उर्फ तांबा को घर में घुसकर लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, क्योंकि जब गार्डियन ये स्टोरी दे चुका, हिंदुस्तानी वजीर दफा ये कह चुका, तो आपको पता था कि ऐसे तमाम लोग जो किसी ना किसी सूरत हिंदुस्तान की जो है वो लिस्ट के ऊपर हैं, वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं, किसी भी तरह से उनको कत्ल किया जा सकता है। तो फिर उसकी खातिर ख्वाह हिफाजत क्यों नहीं की गई, खातिर ख्वाह इस सारी चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। पाकिस्तान ने क्या हिंदुस्तान की अब चरागा है कि जिसको जहां पर दिल करेगा वो ढूंढ ढूंढ कर नैप डाउन करेंगे और वहां पर उसे कत्ल करेंगे। बहुत ही दिगरगुं सिचुएशन है, लेकिन हमें क्या, हम तो मसरूफ़ हैं अपने ही जजों के कमरों के अंदर वीडियोज़ लगाने में, कैमराज लगाने में, उनकी और उनकी बीवियों की फिल्में बनाने में, उनके रिश्तेदारों को उठा के उनके नाजुक अज़ा पर करंट लगाने में। हमारी मसरूफियात कुछ और हैं। आजकल हम सियासतदानों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। 9 मई का वाक़या, फिर उसकी फुटेज गायब हो जाती है, फिर उसके कैमरास क्योंकि बाहर से टूट जाते हैं तो पीछे से डीवीआर के अंदर फुटेज भी गायब हो जाती है। फिर हमने इमरान खान को गद्दार बनाना है, एंटी स्टेट बनाना है, आपने पूरी पीटीआई को बनाना है, हमने 13,000 वर्कर्स को पकड़ के जेलों में डालना है, हमने खवातीन को पकड़ के जेलों में डालना है। तो इस पर कितनी एनर्जी लगती है। तो फिर आमिर सरफराज तांबा किसी लिस्ट पर, हिट लिस्ट पर है या नहीं है, रॉ उसे कत्ल करेगा कि नहीं, और अब आगे कौन उनकी लिस्ट पर होगा, इस पर हमारी क्या तवज्जो है। जो रॉ का दिल करता है वो कर ले, हमने खुला छोड़ा हुआ है काम को। तो बहुत ही ये संगीन सिचुएशन है। आपसे इसलिए ये खबर शेयर करना मैंने ज़रूरी समझी कि ये आम खबर नहीं है, ये आम कत्ल नहीं है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि इसके ताने बाने जो हैं वो हिंदुस्तान से ही मिलेंगे, क्योंकि पहले भी 20 लोगों को इसी तरीके से कत्ल किया गया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तानी मीडिया
आप सुनते होंगे, आप ये चौधरी निज़ामुद्दीन से भी सुनते हैं, आप ये शहबाज शरीफ से भी सुनते हैं, नवाज शरीफ से भी, मरियम साहबा से भी, पाकिस्तान के तमाम सफ़े अव्वल के एंकर्स, इवन जो सही साइड पे गलत साइड पे, वो सारे किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि जी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ होती है। सारे के सारे सियासतदान भी यही करते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि क्या सोशल मीडिया फेक न्यूज़ देता है या रेगुलर मीडिया फेक न्यूज़ देता है। आपको पता है कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब उस हमले की कवरेज हमारे मीडिया ने किस तरीके से की, ज़रा चेक कीजिए। सिर्फ पैसे बनाने के लिए, क्लिक के लिए झूठ बोला, ऐसी खबरें दी जो सिरे से मौजूद ही नहीं थी, उसके बावजूद इनमें एडोसिटी है। दे हैव दैट एडोसिटी के वो ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया है जो झूठ फैलाता है, हम नहीं फैलाते। ज़रा चेक कीजिए। सबसे पहली खबर आपके सामने हम समा न्यूज़ की रखते हैं। इसराइल तबाह, ईरान में जश्न। अब तबाह क्या मतलब, क्या तबाह? इसराइल को तबाह कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने जो हमले किए उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा तगड़ा मैसेज भेजा, अपनी उन्होंने रिजॉल्व का मैसेज भेजा, रिटेलिएशन का मैसेज भेजा, ये भी दिखाया कि हम इसराइल के इर्द गिर्द मौजूद हैं। लेकिन इसराइल तबाह, ये कहाँ से तबाह हो गया? इसराइल की क्या चीज़ तबाह हुई है? तो ये फेक न्यूज़ पहली देखिए। समा टीवी जो है ये 9 AM उनका जो है, ये समा न्यूज़ हेडलाइन 9 AM, ये समा न्यूज़ का हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है। इसराइल तबाह, ईरान में जश्न। आप नीचे लिखा हुआ है अटैक ऑन इसराइल, ठीक है, वो ठीक है। ईरानियन सेलिब्रेट, वो भी ठीक है। तबाह का समझ नहीं आई बात की। तो ये पहली खबर देख लीजिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ईरान ने हल्ला बोल दिया, सरप्राइज अटैक। सरप्राइज नहीं था ये, उन्होंने बताया हुआ था कि हमने करना है। 1 अप्रैल को जब दमिश्क में उनकी सफारत खाने के ऊपर हमला किया गया तो उन्होंने वापस कहा था हमने रिटेलिएशन करना है। ये कल हमला हुआ सुबह, परसों हमले से को 12 घंटे पहले सदर बाइडेन ने कहा कि अगले किसी भी वक्त ईरान हमला कर सकता है, शायद 48 घंटों में हमला कर दे। बिल्कुल प्रेडिक्टेड था, ये सरप्राइज नहीं था। अच्छा जी, आगे जरा चेक कीजिए। ईरान का बड़ा हमला, सऊदीया भी मैदान में आ गया। भाई कहां मैदान में आ गया सऊदीया? सऊदीया तो कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने तो सिर्फ इतना बयान दिया कि रिस्ट्रेन करें, कोई भी जंग ना करे, सारे खामोश रहें। उन्होंने तो किसी की साइड नहीं ली, कोई बयान नहीं दिया, कहीं मैदान में नहीं आया, कुछ नहीं कहा उन्होंने। और आगे लिखा हुआ है इजराइल की खैर नहीं, ड्रोन हमलों ने तबाही मचा दी। वाह 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 वाह, जबरदस्त। तो उनके रखो। बाद में कहा यह जाना है कि जो सोशल मीडिया वो झूठी खबरें फैलाता है। अब आगे जरा चेक कीजिए अगली। आप कहेंगे कि ये मामला यहीं रुक गया। अगली 24 न्यूज़, ईरान का इजराइल पर खौफनाक हमला, अमेरिका भाग निकला, मिसाइलों की बारिश। किधर ਨੂੰ अमेरिका भाग निकला भाई साहब? अमेरिका नहीं तो मेरा ख्याल है वो एक्सो एटमॉस्फेरिक जो मिसाइल चलाया था, जो $64 मिलियन का हम आपको बता रहे थे, वो अमेरिकी बेड़े से ही तो चला था, क्योंकि इसराइल का आयरन डोम जो है वो नहीं काम कर सका सही तरीके से। ईरान ने उसे फेल कर दिया क्योंकि इतने ज़्यादा मिसाइल फेंके। तो फिर अमेरिका को छलांग मारनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 2 बहरी बेड़े वहाँ पर खड़े किए हुए हैं। और मैंने पहले आपको कहा कि इसमें जो इखलाकी तौर पर या फौजी तौर पर बर्तरी है वो ईरान की है, लेकिन अमेरिका कहाँ से भाग निकला? ये खबर तो आप जाली दे रहे हैं, झूठी दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ मैंने बताना था कि किस तरीके से जाली और झूठी खबरें यहाँ पर जो हैं वो बुनी जाती हैं। अच्छा जी, ईरान के इसराइल पर हमला, सऊदी अरब मैदान में आ गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। आखिरकार पाकिस्तान भी मैदान में आ गया। भाई क्या किया पाकिस्तान ने मैदान में? पाकिस्तान नहीं मैदान में आया, पाकिस्तान रजाई में ही रहा है। पाकिस्तान ने कहा भाई जंग ना करो, अच्छे बच्चे जंगे नहीं करते, दोनों पार्टियां जंग ना करें, रिस्ट्रेन करें। और ईरान का हक था जो उसने हमला किया, हमने बस वो मशवरा दिया है जो साथ से गुजरने वाला बंदा देता, कोई हम मैदान में नहीं आए। अच्छा जी, अब आप सोचते होंगे कि ये जाली खबरें चल रही हो तो जियो टीवी कैसे पीछे रह जाए? ईरान ने तबाही मचा दी। ओहो, खींच दिया काम को। जरा चेक करें, ये आपको भाषण देंगे टीवी पे बैठे हमारे सारे दोस्त कि ये सोशल मीडिया है, ये वीलॉगर्स हैं, ये फलां हैं। और आप वीलॉग्स के देख लीजिए, जो लीडिंग वीलॉग्स हैं, आप उनके थंबनेल देख लीजिए, आपको कहीं पर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जो झूठ हो, जिसमें इस तरीके की शोभदाबाजी हो जो असल में ना हुआ हो काम। अच्छा जी, आगे देखिए। अगली खबर जो है, ये मुझे टीवी नजर नहीं आ रहा कौन सा है, लेकिन ये हमारे रिसर्चर साथ लिख देंगे बाद में। ये कह रहे हैं जंगी तैयारों की उड़ान, पाकिस्तान की एंट्री, ताकतवर मुल्क ईरान के साथ। अब ये पता नहीं कौन सा ताकतवर मुल्क है जो ईरान के साथ है, बता देना था भाई कौन सा। ये क्या ज़रूर अगले बंदे ने क्लिक करना है और आपका वॉच करे? ये तो आप वो मंसूर अली खान वाले काम कर रहे हैं, लौंडा लपाड़ा जी वाले के। इतना तजस्सुस पैदा करो कि फिर अगले लोग क्लिक करें और फिर आपको देखें। सीधी सीधी खबर दें, बी अ प्रोफेशनल, जो आपके पास खबर है वो उस पर लिखें। अच्छा जी, आगे दुनिया न्यूज़ ने कहा आधा इसराइल तबाह, बदला ले लिया।
चौक के रखो भाई काम नो, चुक दो काम नो। आधा इसराइल तबाह, बदला ले लिया और दुनिया न्यूज CNN बन गया। मतलब के और ये मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, दे हैव ऑडेसिटी टू से दिस कि ये सोशल मीडिया करता है। मतलब अच्छा, अगली खबर देखिए जरा। ये भी एक टीवी का, इजराइल में तबाही, अमेरिका बचाने आ गया, ईरान पर जवाबी हमले के लिए फौज रवाना, तैयारियां मुकम्मल, बड़ी जंग शुरू। चलें, ये फिर भी थोड़ी सी इसके अंदर रियलिटीज़ हैं कि अमेरिका बड़ी फौज रवाना नहीं, वो तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। ये झूठी खबर है, 2 बेड़े पहले से उन्होंने वहाँ बड़े दिनों से प्लेस कर दिए हुए हैं। लेकिन ये चले आगे आगे। मैंने आपको बताया कि इजराइल की तबाही का इशारा जियो न्यूज़ 4 बजे की जो है वो खबरों में ये रन कर रहा है। फिर अगर आप देखें, अफगानिस्तान भी मैदान में आ गया। ये जियो टीवी ने, अफगानिस्तान ने सिर्फ ये कहा है कि हम ईरान की फतह के लिए दुआगो हैं। अब मैदान में तो आना नहीं है, उन्होंने तो एक बयान दिया है। आप ये कह सकते थे कि अफ़गानिस्तान की नेक तमन्नाएं ईरान के लिए, या आप कह सकते थे कि अफ़गानिस्तान जो है वो उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। ये इतना मैदान में आ गया, क्या बंदूक पकड़ के वो साथ आ गए? उन्होंने भी मिसाइल दाग दिए इसराइल पे। ये होना था मैदान में आने का, अगर उनके जहाज़ उड़ते या मिसाइल उड़ता या वो हमला करते तो फिर कहना था आपने मैदान में। तो ये भी फेक न्यूज़ आपके सामने जियो टीवी दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा शोर ये फेक न्यूज़ का मचाते हैं। फिर जी समा 7 बजे कह रहा है अमेरिका का इसराइल को ठेंगा। चेक करें ज़रा, अमेरिका जो ये कहता है कि इजराइल पर हमला अमेरिका पर हमला है और हम अमेरिका का इजराइल का वैसे ही दिफा करेंगे जैसे हम अमेरिका का करते हैं, तो ठेंगा कहाँ दिखा दिया? वो इकट्ठे हैं, उनकी कल भी फ़ोन पे बात हुई है। और कई मतलब आप वो गलत इकट्ठे हैं, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका जो है वो ऑपरेसर के साथ जाके खड़ा होता है, ये गलत है, नहीं अमेरिका को खड़ा होना चाहिए। लेकिन हकीकत तो ये कि वो खड़ा है, गलत कर रहा है लेकिन खड़ा है। आप ये गलत न्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा जी, समा न्यूज़ कह रहा है सायरन बज गए, ईरानी मिसाइलों ने काम कर दिखाया, इसराइल तबाह, दबा के रखें, तबाह, बिल्कुल तबाह। अच्छा जी, इसराइल के बाद अब अमेरिका की बारी, ईरान का नया ऐलान। चेक करें ज़रा, ईरान ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि वो अमेरिका के ऊपर हमला करने जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं की। तो समा न्यूज़ को ये भी फेक न्यूज़ नहीं देनी चाहिए थी। अचानक कशीदगी ख़त्म, ये दुनिया टीवी का, पूरी दुनिया में हलचल। कौन सी कशीदगी ख़त्म हुई? कशीदगी तो बरकरार है। अगले 48 घंटे में इजराइल रिटेलिएट कर सकता है या कोई नया हमला कर सकता है। वो कह भी रहे हम करेंगे, आल्दो के अमेरिका और सब ने उन्हें कहा कि ना करें। अभी ईरान के वहाँ पर मिसाइल लैंड किए, तो कौन सी कशीदगी ख़त्म हुई है? तो मेरा मुद्दा ये था, ये बड़े लीडिंग टीवी जो चैनल्स हैं सारे के सारे, इनके अंदर डेफिनेटली लीडिंग किस्म की एडिटोरियल टीम्स होंगी। लेकिन आप अब देखिए कि फेक न्यूज़ के मूजब असल में कौन है? वो हमारे मेन मीडिया आउटलेट्स हैं, वो हमारे वीलॉगर्स या वो हमारे सोशल मीडिया का ट्विटर या दूसरी जगह नहीं है। ये है वो जो अदालती तौर पर फेक न्यूज़ जनरेट की जाती है सिर्फ लेने के लिए। और इसमें कुछ वीलॉगर्स भी इन्वॉल्व हैं, ये अनएथिकल हरकत वो करते हैं और हर तरफ के करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। हालांकि इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच, लॉन्ग टर्म में लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। आप जो हकीकत है वो बताइए। अगर आपके पास बेचने को सौदा अच्छा नहीं है तो मत बेचिए। बहरहाल ये खबर आपके सामने रखनी थी ताकि आपको पता चले कि जो असल में फेक न्यूज़ का सोशल मीडिया को कहते हैं, वो असल में फेक न्यूज़ का खुद मंबा है और ये सब कुछ वो खुद करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि मरियम नवाज साहबा का बयान आया है कि जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। चेक कीजिए ज़रा, दिमाग चेक कीजिए। वो कोर्ट मार्शल मीन मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको लेके जाना चाह रही हैं और उनका कोर्ट मार्शल करवाना चाह रही हैं। सिविलियन अदारे के लोगों का, पुलिस का, वो कह रही हैं कोर्ट मार्शल। अभी फौज ने जाकर फेंटा निकाला है पुलिस का। अभी पूरा मुल्क इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। अभी पूरा मुल्क इसके ऊपर मांग रहा है कि इसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए, कानून के मुताबिक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो पहले तो खामोश रहीं, उन्होंने बहावल नगर वाक़े के ऊपर एक भी बयान नहीं दिया, गायब रहीं, मरी में छुट्टियां गुजारती रहीं। और मैं ये कहूँगा कि दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ उनके साथ उनके प्रोटोकॉल पे थीं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा था मरी के अंदर। और वो बीबी अब ये कह रही हैं कि मैंने करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल करवाना है, डबल डाउन कर रही हैं। मतलब कि वाज़े तौर पर जो बहावल नगर में हुआ उसकी सपोर्ट में आ गई हैं मरियम नवाज। उन्होंने सपोर्ट कर दिया कि ठीक हुआ है। उन्होंने कहा जो करप्ट हैं पुलिस वाले उनका कोर्ट मार्शल भी करवाएंगे, मीन अब जूते पड़े दोबारा फिर पड़वाएंगे किसी और तरीके से। ये हालत है पंजाब की मौजूदा चीफ मिनिस्टर की। तो मरियम साहबा, फिर सबसे पहला कोर्ट मार्शल तो आप ही का हो जाना है, क्योंकि करप्शन में आपका तो कोई सानी नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए हम आपके कोर्ट मार्शल के भी मुखालिफ होंगे। हम आपका मुकदमा भी सिविलियन अदालतों में ही कहेंगे
लेके चले, क्योंकि आप एक सिविलियन हैं, आपका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, ये गैर जमहूरी। वैसे आपके अब्बा हजूर भी तो बूट के साथ ही पैदा हुए थे, तो आपसे जमहूरी बात की तवक्को की क्या जा सकती है, लेकिन आपका ये बयान कि पुलिस वालों का कोर्ट मार्शल करवाना, ये आपकी जहनीत भी बताता है, आपका डर भी बताता है, और ये भी बताता है कि आपने बहावल नगर के वाक़े पर खुले तौर पर पुलिस के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी है, और आपने ये मैसेज क्या भेजा है वो सबको मिल गया और सबने इसको समझ लिया है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि बहावल नगर वाक़े में इस्तीफ़ा देने वाला एक पुलिस एहलकार, पहले तो आईजी पंजाब ने ये ट्वीट किए कि किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये झूठी खबरें हैं कि किसी ने इस्तीफ़ा दिया, अभी तक पुलिस में से किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये सब झूठी खबरें हैं, ये आईजी ने कहा। अब आपके सामने हम वो रख रहे हैं सबूत, जिसमें बहावल नगर पूरे वाक़े के ऊपर आपको याद होगा एक पुलिस एहलकार ने अपनी वर्दी जलाई थी और इस्तीफ़ा दिया था। अब नोटिफिकेशन निकाला है कि उसका, फैसल खान गालिबन उसका नाम है, उसका अब पुलिस लाइन के अंदर दाखिला मना है। आप सोचिए कि कितने तवातर के साथ झूठ बोलते हैं मौजूदा आईजी। अभी इन्होंने ट्वीट किया कि किसी का अभी तक इस्तीफा नहीं आया, और साथ ही ये डायरेक्शन है कि फलां को जो है वो पुलिस लाइन में नहीं आने देना, और उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन मतलब कि वहां पर नोटिस लगाया है पुलिस लाइन के बाहर, बताया है कि इनको यहां पर आने की इजाज़त नहीं है। अच्छा जी, हमारे जय्यद स्कॉलर सुहेल अहमद साहब जो हैं वो कहीं चले गए भूले भुलाए श्रीलंका, और वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक बयान दाग दिया। सुहेल अहमद उर्फ अजीज़ी साहब, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, तो उन्होंने कहा मैं तो दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान श्रीलंका बने। अब मुझे समझ नहीं आई कि उनको अदराक है कि वो क्या कह रहे हैं, उनको वाकई पता है इस चीज़ का कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है अदराक नहीं है, वो सिर्फ जो श्रीलंका के लोगों की आदत हैं, उनका जो कल्चर है वो उससे मरूब हैं, जो वहाँ सफाई है उससे मरूब है। उनको ये लग रहा है कि वो किसी इकोनॉमिक वजह से उनकी सफाई, ऐसा नहीं है, ये कौमों की आदतें होती हैं। मसलन ईरान के ऊपर शदीद तरीन सैंक्शंस हैं, ईरान के अंदर ना दवाइयाँ प्रॉपर मिलती हैं, ना उनके और मामला ठीक हैं, बहुत ख़राब हैं उनके हालात। लेकिन अगर आप ईरान के शहरों में जाके देखेंगे तो बहुत साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि उनके यहाँ ये कल्चर है, ये उनकी ओवरऑल एक नेशनल ट्रेनिंग है, ये इसका इकॉनमी के साथ कोई लेना देना नहीं। इमरान खान का बयान खालिस्तान इकॉनमी से रिलेटेड था। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के जो अमीर तरीन शहर भी हैं वहाँ भी आपको बड़ी गंदगी नज़र आएगी, पाकिस्तान में भी, क्योंकि हमारे यहाँ ये मसला है। बांग्लादेश में आपको हमने एक फ़ीचर दिखाया था कि किस तरह लोग दीवारों के साथ बैठ के पेशाब करते थे, और फिर एक मेयर ने उस पर अरबी में लिखना शुरू कर दिया कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो तब जाकर लोग वहाँ पर पेशाब करना बंद हुए। तो ये एक नेशनल करैक्टर है कौमों का। वो गरीब ज़रूर हो गए श्रीलंका वाले, लेकिन उनका वो जो नेशनल करैक्टर है, ट्रेनिंग है, वो सफाई पसंद है। तो आपने जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी वो तो इकोनॉमी के बारे में थी कि जैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, श्रीलंका की इकोनॉमी को तबाह किया गया, पाकिस्तान का भी अब वही हाल होने जा रहा है। और आपको शायद भूल गया कि अवाम सदारती महल में दाखिल हुई थी, और जो शाही खानदान था उन्हें हेलीकॉप्टरों पे बैठ के वहाँ से भागना पड़ा था, और टॉपल हो गई थी गवर्नमेंट, और ये सब कुछ होके तो फिर उनका ये मेल्टडाउन थोड़ा रुका है। और जो महंगाई इस टाइम श्रीलंका में है, जो इकॉनमी की इस टाइम हालत अबतर है, वो वहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद हुआ था, बैंक डिफ़ॉल्ट होने के बाद हुआ था। आपके देखें, आपके तो एक चलती हुई हुकूमत को पहले गिराया गया, और उसके बाद आज वज़ीर दिफा बता रहा है कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो चुका है। ये आपका मौजूदा वज़ीर दिफा कहता है कि पाकिस्तान में बैंक डिफ़ॉल्ट होना नहीं, हो चुका है पाकिस्तान। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपको यही कहूँगा कि आप क्योंकि एक बहुत बड़े फ़नकार हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन एक तो क्योंकि ये इकॉनमी और ये सारी चीज़ें आपका क्योंकि फील्ड नहीं है, तो आपने उसको बिल्कुल और तरह से समझा। मैं ऐसे ही आपको दावत दूंगा कि कभी ग्रीस जाइएगा, यूनान जाइएगा, आपको सफाई भी नज़र आएगी, सब कुछ बेहतरीन नज़र आएगा, लेकिन वो मुल्क बैंकरप्ट है। वहाँ पर अगर यूरोप के दूसरे मुल्कों में एक मास्टर डिग्री होल्डर जो नया स्टूडेंट निकलता है उसको 2,000-3,000 यूरो की नौकरी मिल जाती है, तो ग्रीस के अंदर 500 यूरो की नौकरी नहीं मिलती। वहाँ पर लोगों की हालत बहुत अबतर है। अब आप वहाँ पर जाएंगे और अगर इमरान खान ये कहेगा कि ग्रीस की जो हालत कर दी इकॉनमी की वो हमारी हालत कर दी, तो आप फिर ग्रीस से आकर कहेंगे कि देखें वो तो यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, साफ़ सुथरा है, ये है, वहाँ पर वो है। वो इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हजूर इमरान खान कह रहे थे कि जैसे श्रीलंका की इकॉनमी को तबाह किया गया, बिल्कुल पाकिस्तान की इकॉनमी को वैसे ही तबाह किया। साथ ही साथ सुहेल अहमद साहब ने यह भी कहा है कि जनाब जो जरदारी साहब हैं
वो उनके खिलाफ भी कोई करप्शन थोड़ी साबित हुई है। जरदारी साहब के खिलाफ करप्शन साबित हो तो उन्हें सज़ा दे दें, फ़िलहाल तो कोई करप्शन साबित नहीं हुई और किसी अदालत ने उनको सज़ा नहीं दी। तो अब आपने ये जो बात की, इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल कोई तज्जिया नहीं करूँगा। आपके मुताबिक अगर अदालत कोई चीज़ साबित नहीं करेगी तो वो बंदा मुजरिम नहीं होगा, क्योंकि अदालतें भी मिली हुई हैं, सिस्टम सारा रिग्ड है। तो आपके मुताबिक अगर एक बंदा सामने सारों के किसी बच्चे का कत्ल कर दे और उसके बाद अदालत उसे सज़ा ना दे, तो हमने भी कहना है कि उसे सज़ा नहीं है। या कुछ भी कर ले, किसी बेवा के प्लॉट पर कब्ज़ा करके आपके सामने घर बना ले पूरा, अदालत उस घर को उसी का करार दे दे, तो क्या दिल से आप उसकी उसी तरह से इज्जत करेंगे कि वो उसी का घर है? नहीं, आपको तो सच पता है ना कि क्या है। तो अदालतें तो मैनेज्ड हैं, रिग्ड हैं, वो सारा सिस्टम ही रिग्ड है, NROs हैं और चौधरी निज़ामुद्दीन करप्ट लोगों को लेकर आता है। लेकिन बहरहाल पहले भी मैंने आपके बहुत सारे ऐसे तज्जिए सुने हैं। आप क्योंकि एक बड़े फ़नकार हैं, हम आपका एहतराम मलहूज़ ख़ातर रखेंगे, लेकिन मेरा मशवरा अपने भाई को ये है कि कोशिश किया करें कि ये सियासी बातों के ऊपर तज्जिया ना किया करें, क्योंकि फिर इस पर तनकीद होगी, फिर आपको बुरा लगना है, फिर आपने उसके ऊपर गुस्से से जवाब देना है। क्योंकि आप हमें बड़े मोहतरम हैं, बड़े प्यारे हैं, क्योंकि आपकी जो फ़नकारी जो आपके अंदर जो अल्लाह ने टैलेंट दिया है वो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ही ऑलराउंडर हैं, हर तरह से ऑलराउंडर हैं। आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छी अदाकारी करते हैं, कॉमेडी में आपका बहुत नाम है, अच्छी सोच भी रखते हैं आप। लेकिन ये जो आपने 2-3 बातें की हैं, ये कहीं फिट नहीं आई, इसलिए बहुत ही बसद एहतराम, क्योंकि हमारा आपके साथ बड़ा एहतराम का एक तअल्लुक़ है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी सी नज़रसानी कीजिए इमरान खान की स्टेटमेंट को, या आप फिर दुरुस्त तरीके से समझ नहीं सके। वो बिल्कुल इकनॉमिक पैराए में थी, वो इस पैराए में नहीं थी कि श्रीलंका जो है वो उसके अंदर लोगों की सफाई सुथराई की आदतें कैसी हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।